5 नए जन्म की कहानियाँ जो आपको यकीन दिलाएंगी। ताकाहारू हमारी पहली कहानी वाकई एक अजीब वाकया है और दीगर कई नए जन्म के वाकयात की तरह ये भी एक बच्चे से मंसूब है जिसकी इब्तदाई यादें बज़ाहिर किसी पिछली ज़िंदगी से थीं। वो हक़ाइक़ और वाकयात बयान करता था जिन्हें जानने का कोई इम्कान नहीं था। 12 मई 2012 को जापान के शहर हिरोशिमा में पैदा होने वाला ताकाहारू एक खुशबाश सेहतमंद बच्चा था। 3 भाइयों में से एक। उनके वालिद केसेक एक डेंटिस्ट थे और उनकी वालिदा यूकी एक हाई स्कूल टीचर। ये ख़ानदान जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था उसमें नए जन्म का कोई अक़ीदा नहीं था। ना तो उसके वालिदैन और ना ही बड़े बहन भाई तारीख़ या अस्करी उमूर में दिलचस्पी रखते थे, बल्कि हिरोशिमा के दुख भरे माजी के पेश नज़र वो जंग मुखालिफ नज़रियात रखते थे। लेकिन ताकाहारू ने बचपन से ही कुछ अजीब खुसूसियात ज़ाहिर करना शुरू कर दी। वो नहाने के दौरान खिलौना जहाज़ से खेलने पर माइल रहता, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन वो हमेशा खेल का इख्तिताम जहाज़ को डुबोने पर करता, जैसे इस पर हमला किया गया हो। जब वो बोलने लगा तो बार बार अपने वालिदैन से कहता, मैं यातों को देखना चाहता हूँ। जिस यातों का जिक्र वो कर रहा था वो दरअसल दूसरी जंग अजीम के दौरान शाही जापानी बहरिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ यामातो था, जिसे फ़ख्र से अब तक का सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ माना जाता है, जो 862 फीट लंबा और मुकम्मल लोड होने पर 71,000 टन वज़नी था। वाहिद मसला ये था, यामातो 1000 फीट से ज़्यादा गहराई में मशरकी बहीरा चीन में दफन है, जहां वो पिछले 79 सालों से बेहाल पड़ा है। 7 अप्रैल 1945 को अमरीकी फ़ौजों के हमले में यामातो और दीगर 6 जंगी जहाज़ माकीनावा से जाते हुए एक शदीद जंग में गर्क हुए। इस दौरान इस देव हेकल जहाज़ को 10 से कम नहीं बल्कि कम से कम 10 टॉर्पीडो लगे, जिसके नतीजे में 3332 के असल अमले में से सिर्फ 269 अफराद जिंदा बचे। ताकाहारू के वालिदैन फितरी तौर पर हैरान थे, लेकिन मोहब्बत से अपने बेटे को कोरे मैरीटाइम म्यूजियम ले गए ताकि वो इस बदनाम ज़माना जंगी जहाज़ के 1/10 साइज़ के मॉडल को देख सके। मगर ताकाहारू मुतमईन होने के बजाय उल्टा नाराज़ हुआ। उसने कहा, ये जाली है, यामातो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद से ये बच्चा जैसे जैसे बोलने के काबिल हुआ, वो मज़ीद यादें और खौफनाक बातें बयान करता रहा, जैसे मैं डूब गया था, जहाज़ फट गया था, मैं 19 साल की उम्र में मर गया था और मैंने अपनी माँ को रुलाया। इस बार मैं उसे नहीं रुलाऊंगा। कुदरती तौर पर फ़िक्रमंद होकर 2020 में यूकी ने एक ऐसे मुहक्किक से राब्ता किया जो पिछली ज़िंदगियों और नए जन्म के वाक़यात पर तहकीक करता था। उसने यूकी और उसके बेटे के साथ कई मुताले किए, जिनमें ताकाहारू से उसकी यादें लिखवाना या तस्वीरें बनवाना और उसे बहरिया की मुख्तलिफ तस्वीरों फहरिस्तें दिखाना शामिल था, जिनमें से कुछ जाली और कुछ असली यामातो के अमले की थी। हैरानंगेज़ तौर पर ताकाहारू ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस शख्स को जानता हूँ, वही शख्स जहाज़ की तोपों में से एक को चलाते हुए मारा गया था। इसी हिस्से में जहाँ ताकाहारू ने दावा किया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी में मरा था। क्या ताकाहारू एक पुनर्जन्म का केस था? फैसला आप पर छोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं पुनर्जन्म के एक दूसरे केस की जानिब। डेविड मोकेन। हमारे पिछले केस के बरक्स ये अगला नया जन्म का वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुतालिका शख्स बालिग था और उसे पहले कभी ऐसी कोई याददाश्त नहीं आई थी, जब तक कि वो मौत के बहुत करीब न पहुंचा। जब डेविड मोकेन की उम्र 48 साल थी तो वो डबल निमोनिया के शदीद हमले की वजह से अस्पताल में दाखिल हुआ, कोमा में चला गया और डॉक्टरों को उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा, लेकिन मौजिज़ाती तौर पर वो सेहतयाब हुआ और अपने साथ एक इंतहाई अजीब कहानी लेकर आया। डेविड का दावा था कि उसने एक तबाहशुदा लड़ाका तैयारे में जलकर मरने का तजुर्बा किया। मैं खुद को आग में देखता रहा और दरख्तों की एक कतार और खारदार तार की बाड़ के पार एक मैदान तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। मैं गिर गया, मेरा सर लगा और जब मैं कॉकपिट से रेंग कर निकलने की कोशिश कर रहा था तो आग में लिपटा हुआ था और सांस नहीं ले पा रहा था। ज़ाहिरी तौर पर उसे एक आम डरावना ख्वाब समझा जा सकता है जो कोमा के सदमे और अद्वियात के असरात की वजह से आया हो, लेकिन डेविड मखसूस तारीख़ों को भी याद रखता था। उसे यकीन था कि वो नवंबर 1944 की एक ख़ास तारीख़ को मरा था और उसे अपने विंग कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर, वालदा और वालिद के नाम भी याद थे।
کچھ وقت بعد اس کی بیٹی نے محض تجسس کی بنا پر اس تاریخ کی تحقیق کی اور حیران رہ گئی کہ نومبر 1944 میں صرف ایک ہی طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا، ایک P-51 مسٹینگ جسے 27 سالہ کیپٹن ارل رابرٹ فرائر امریکی فضائیہ کے پائلٹ چلا رہے تھے۔ انہیں دشمن کی شدید فائرنگ کے بعد ہالینڈ کے ایک کھیت میں ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں جہاز آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور فرائر جاں بحق ہو گئے۔ ڈیوڈ کی تمام یادیں اس واقعے سے میل کھاتی تھیں۔ فرائر کے والدین کے وہی نام تھے جو ڈیوڈ کو یاد تھے، اسی طرح امریکی فضائیہ کے ساتھیوں اور حادثے کی جگہ کی تفصیل بھی درست تھی، اور حیران انگیز بات یہ تھی کہ ڈیوڈ کی پیدائش دسمبر 1944 میں ہوئی، بالکل ایک ماہ بعد جب فرائر کی افسوسناک موت ہوئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہی امریکی جنگی پائلٹ نئے جنم میں واپس آیا ہو؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں پنرجنم کے تیسرے انوکھے کیس کی جانب۔ رونڈا میڈ فالج کے باعث اپنی موت سے کچھ ہی عرصہ قبل کینیڈا کی مقامی دادی سوزن ایلبرٹ نے اپنے خاندان کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی حاملہ نواسی کے بچے کے طور پر دوبارہ جنم لے گی۔ 3 ماہ بعد سوزن کی نواسی نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام رونڈا رکھا گیا۔ اتفاق سے رونڈا کی دائیں کلائی پر ایک پیدائشی نشان تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس کی پڑھنانی کے اسی مقام پر ایک ٹیٹو موجود تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر رونڈا ان زیورات اور دیگر اشیاء کو پہچان سکتی تھی جو سوسن کی ملکیت تھی، اور وہ اپنی پڑنانی کے پالتو کتے کا منفرد نام بھی یاد کر سکتی تھی، 7، جو اس کی پیدائش سے بہت پہلے مر چکا تھا۔ جب وہ صرف 15 ماہ کی تھی تو خاندان پہلی بار 750 میل دور وینکوور میں رشتہ داروں سے ملنے گیا، لیکن جب رونڈا نے اپنے ماموں کو ایک آسانی والی کرسی پر بیٹھا دیکھا تو وہ غصے سے بپھر گئی اور چیختے ہوئے اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، یہ میری کرسی ہے، حالانکہ وہ خود اس کرسی پر چڑھ بھی نہیں سکتی تھی۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ یہی آسانی والی کرسی سوسن کی پسندیدہ تھی اور وہ کسی کو بھی اس پر بیٹھنے نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ جب وہ گھر سے باہر ہوتی تھی یا دور ہوتی تھی۔ جیسے جیسے رونڈا بڑی ہوئی اس کا عجیب و غریب رویہ اور یادیں ختم ہو گئیں، مگر سوال اب بھی باقی ہے، کیا سوسن ایلبرٹ اپنی نواسی کے بچے کے طور پر دوبارہ آئی؟ بہت سے سوال ہیں اور تقریباً اتنے ہی جواب، آپ ضرور سوچیے گا، لیکن ہم بڑھتے ہیں چوتھے کیس کی جانب۔ جیمز لائننگر شاید ان 5 کیسز میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ، جسے 2000 کی دہائی کے اوائل میں ایک ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا تھا۔ جیمز لائننگر کا تجربہ آج بھی اتنا ہی قائل کن ہے جتنا کہ جب یہ پہلی بار رپورٹ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ بولنا سیکھا، لائننگر اکثر اپنے آپ کو ماضی کی کسی شکل میں بیان کرتا تھا، ایک الجھی ہوئی کہانی کے ٹکڑے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی طیارے کے پانی میں گرنے والے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ جب وہ تقریباً 2 سال کا تھا، اس نے شدید ڈراؤنے خواب دیکھنے شروع کیے جن میں وہ چیختا، ایئرپلین کریش آن فائر اور لٹل مین کانٹ گیٹ آؤٹ۔ والدین نے ابتدا میں سمجھا کہ یہ ایک عام مرحلہ ہے، مگر وہ اس وقت پریشان ہو گئے جب اس نے اپنے کھلونوں سے طیارہ حادثات کی نقل کرنا شروع کر دی اور اکثر دھماکوں اور باہر نہ نکل پانے کی باتیں کرنے لگا۔ پریشانی پھر تجسس میں بدل گئی جب جیمز نے دعویٰ کیا کہ اس کا پچھلا نام بھی جیمز تھا اور وہ ناتوما پر اپنے اسکواڈرن ساتھی جیک لارسن کے ساتھ کورسر طیارہ اڑاتا تھا۔ یہ سب ایسے مخصوص حقائق تھے جو نہ تو اسکول سے مل سکتے تھے اور نہ ہی خاندان سے۔ جب جیمز نے دوسری جنگ عظیم کی ایک کتاب میں ایوو جیما کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا طیارہ وہاں مارا گیا ڈیڈی، تو اس کے والد نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں حیرت انگیز طور پر معلوم ہوا کہ واقعی امریکی بحریہ کا ایک طیارہ بردار جہاز USS ناٹوما بے موجود تھا اور یہ 1945 میں جاپانیوں کے خلاف ایوو جیما کی مشہور جنگ میں شریک تھا۔ اس کے علاوہ F-4U کورسیر فائٹر بمبار طیارے بھی ناٹوما سے اس جنگ میں اڑائے گئے تھے اور وہ اپنے سخت یا بھاری لینڈنگ کے بعد ٹائر پھٹنے یا پنکچر ہونے کے لیے بدنام تھے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیمز ایم ہیوسٹن واقعی اس جہاز پر خدمات انجام دے چکا تھا اور وہ ناتوما کا واحد پائلٹ تھا جو اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ مزید تحقیق سے جیمز کے والد کو معلوم ہوا کہ جیک لارسن بھی ایک حقیقی شخصیت تھا
और मजीद हैरानकुन बात ये कि वो अब भी जिंदा था। लार्सन से राब्ता करने के बाद उसने अपने बेटे की कहानी साबिक बहरिया के पायलट को सुनाई, जो ये सुनकर हैरान रह गया और उस दिन के वाकयात को याद किया। लार्सन ने बताया कि वो ह्यूस्टन के बिल्कुल साथ परवाज कर रहा था और 21 साला जेम्स की हादसाती मौत को अपनी आंखों से देखा, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि जेम्स ने बयान किया था। उसके तैयारे के इंजन को निशाना बनाया गया, जिससे वो आग की लपेट में आ गया और पानी में जा गिरा। क्या आप कायल हो गए? इतनी मखसूस यादें और अलमनाक तफसीलात आखिर और किस तरह बयान की जा सकती हैं? और अब हम चलते हैं वीडियो के आखिरी केस की तरफ। लेकिन क्या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी एलियन टूथपेस्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा अमल ना सिर्फ हमारी वीडियो की रीच बढ़ाएगा, बल्कि हमें मज़ीद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वीडियोज़ बनाने का हौसला भी देगा। रॉबर्ट स्नो। मैंने वो कारनामा सरअंजाम दिया है जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया। मैंने ऐसे सबूत हासिल किए हैं जो माजी की ज़िंदगी के वजूद को बगैर किसी शक व शुबहे के साबित करते हैं। ये इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर ये किसी फौजदारी मुकदमे में पेश किए जाते तो कोई भी सौदेबाजी न करता, सज़ा यकीनी होती। ये वो जुर्रतमंदाना अल्फाज हैं जिनसे इंडियाना पुलिस के साबिक कप्तान रॉबर्ट स्नो अपनी किताब का आगाज़ करते हैं, जो उनकी गुज़श्ता ज़िंदगी की तहकीक पर मबनी है। एक वक्त में माजी की ज़िंदगी के बारे में शदीद शुकूक रखने वाले स्नो का एक माहिर नफ्सियात से इत्तेफाकी सामना हुआ, जो रिग्रेशन सेशंस कर चुका था, और यही मुलाकात उसे एक मानने वाले में बदल गई। एक पार्टी में शिरकत के दौरान स्नो ने एक माहिर नफ्सियात को मशहूर केसेस और अपने ज़ाती तजुर्बात पर बात करते सुना, जो उसने इन रिग्रेशन सेशंस के दौरान हासिल किए थे। यानी वो तरीक़ा है इलाज या मुराकबा जिसका मकसद किसी फ़र्द की मुमकिना पिछली ज़िंदगियों की याददाश्त या तजुर्बात को उजागर करना होता है। अपने पेशावराना पस मंज़र की वजह से फितरी तौर पर मशकूक मिजाज रखने वाले स्नो ने माहिर नफ्सियात के दावों को रद्द कर दिया, इस अमल के साइंसी पहलू पर सवाल उठाए और अपनी राय दी कि ये सिर्फ दूसरों के ख्याली तसव्वुरात को तक़वियत देने का बहाना है या फिर सरासर झूठ। समझदारी से गुस्सा में आकर माहिर नफ्सियात ने रॉबर्ट को एक सेशन में हिस्सा लेने का चैलेंज दे दिया। अगर वाकई जैसा कि वो दावा करता था सब झूठ था, तो वो ये साबित करे। सुनो ने हामी भर ली, ज़्यादातर इसलिए कि वो चैलेंज से पीछे नहीं हटना चाहता था, न कि उसे वाकई किसी माजी की ज़िंदगी की याद आने की तवक्को थी। जब सेशन शुरू हुआ, रॉबर्ट का कहना है कि तकरीबन आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ और वो चाहता था कि सेशन ख़त्म होने से पहले ही उसे छोड़ दे। मगर अचानक वो शदीद और मुकम्मल हवास पर मबनी तजुर्बात में दाखिल हो गया, जिनमें ना सिर्फ एक बल्कि मुतअद्दिद माजी की ज़िंदगियों के मनाजिर थे। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर तसव्वुर एक साबिका शख्सियत का था, जो एक कोहे पे माचा औरत की पेंटिंग बना रहा था। पेंट ब्रश के तफसीली स्ट्रोक्स तक दिखाई दे रहे थे। जब वो रिग्रेशन से बाहर आया तो स्नो उलझन में था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या था। उसे अपने माजी के मुमकिना वजूद का कोई नाम या ज़ाहरी तफसील याद न थी, लेकिन वो हैरत अंगेज़ तौर पर कम से कम 28 अहम याददाश्तें दोहरा सकता था, जैसे कि वो छड़ी इस्तेमाल करता था, खुशबाश शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसकी बीवी के यहाँ औलाद न हो सकी। वो फ्रांस में काफ़ी वक्त गुजार चुका था और उसका स्टूडियो एक बड़ी खिड़कीदार छत और कतार में खिड़कियों वाला था, लेकिन ये जोड़ा अक्सर माली तंगी का शिकार रहता था। शायद सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि उसे मालूम था कि उसकी मौत 1917 के ख़ज़ा में एक बड़े शहर में हुई थी, जहाँ ऊंची इमारतें थीं। इसके बावजूद रॉबर्ट अब भी कायल नहीं हुआ और इस अजीब सूरत हाल को एक पुलिस तफ्तीश की तरह अपनाया। उसने रिपोर्ट्स लिखी, अपनी याददाश्तों को कलमबंद किया और मुमकिना तौर पर मामूली तौजीहात घड़ने की कोशिश की। उसने आर्ट और मुसव्वरी के अंदाज पर किताबें देखीं और जवाब की उम्मीद में आर्ट गैलरियों का दौरा किया। एक बिल्कुल गैर मुतवक्का लम्हे पर उसकी बीवी ने सालगिरह मनाने के लिए न्यू ओरलीन्स जाने की तजवीज़ दी, लेकिन ये वही जगह थी, फ्रांसीसी क्वार्टर की एक आर्ट गैलरी, जहां स्नो का सामना अचानक उसी को हंचा औरत की पेंटिंग से हुआ और उसके साथ फनकार का नाम था जेम्स कैरल बेकुथ, एक मशहूर अमरीकी मुसव्विर जो 1852 में पैदा हुआ था। यकूत वाकई 1873 से 1878 तक पेरिस में रहा और अमेरिका वापसी पर एक आर्टिस्ट स्टूडियो में मुकीम हुआ। उसने 1887 में बर्था हॉल नामी औरत से शादी की और इस जोड़े की कभी कोई औलाद न हुई।
हैरत अंगेज तौर पर ये 65 साला मुसव्वर 24 अक्टूबर 1917 को न्यूयॉर्क सिटी में अपने अपार्टमेंट में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। एक शहर जो अपनी फलकबोस इमारतों के लिए मशहूर है। बेकविथ की एक गैर शाया शुदा डायरी और नामुकम्मल खुद नविश्त सवाने उम्री जो नेशनल एकेडमी ऑफ डिज़ाइन न्यूयॉर्क में महफूज है का जायज़ा लेने के बाद रॉबर्ट ने पाया कि उसकी 28 में से 26 मखसूस याददाश्तें दुरुस्त साबित हुईं। हालांकि उनमें से ज़्यादातर ना तो अवामी मालूमात थीं और ना ही बेकविथ की ज़ाती तहरीरें आम थीं। तो क्या ये वाकई दोबारा जन्म का सबूत है या महज एक अजीबो-गरीब इत्तेफाक का खेल? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। क्या वाकई ये सब वाकयात महज इत्तफाकात थे या माजी की जिंदगी का सबूत? क्या इंसान दोबारा जन्म ले सकता है? ये सवाल आज भी इंसानियत के लिए एक राज है। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी हैरत अंगेज़ और सनफनी खीज़ कहानियों के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और चौंका देने वाले वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।